हाँ, मैं और उन पीडीएफ थे, वो पीडीएफ निकाल लाया हूँ बस। हाँ जी, माइक ऑफ करें आप अपना। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। पहले बहुत एक मिनट। आता था, अभी छोटा दिखाई दे रही है। हाँ जी, एक मिनट दो मेरे को। हाँ जी, अब बताना। यस मैम, ठीक है। सही है मैम। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है आपका, मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया। इसमें से ना जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं, आज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था पेपर में कि आपने जो मीट क्लास लगाते हो ना, तो मीट क्लास लगाने का प्रोसीजर क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है आपके पास? लिंक आता है। लिंक में आप या तो पासवर्ड डालो या आप डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट करो। फिर आपसे क्या पूछता है? आप ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ज्वाइन करने के बाद होता है कि आपको अगर परमिशन मिलेगी तो आप एंट्री कर पाओगे। ऐसे स्टेप थे, ये 4-5 स्टेप थे और आपको इनको अरेंज करना था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके नॉर्मल रेगुलर बेस पे, है ना, जो आप टेक्नोलॉजी, जो मीडिया, आप मास मीडिया यूज करते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मास मीडिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक लार्जर अमाउंट ऑफ पब्लिक जुड़ती है ना। जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, इनके द्वारा हम कितने ज्यादा लोग टीवी देखते हैं, कितने न्यूज चैनल्स हैं हमारे, है ना, कितने न्यूज देखने वाले लोग हैं। इनको बोलते हैं मास मीडिया, जनसंचार। मास मीडिया में कम्युनिकेशन, मैक्सिमम कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। कुछ एक पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम कम्युनिकेशन को टू वे करते हैं, लेकिन वो भी एट अ टाइम नहीं हो पाता। बहुत कम होता है कि बिल्कुल लाइव लाइव में टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लो, किसी पे बोल देंगे कि आप कमेंट कर दो, है ना, लेकिन उस पर भी जरूरी नहीं कि सारे कमेंट करें, तुरंत आप किसी कमेंट पढ़ो। तो मैक्सिमम, ज्यादातर मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे होता है। इसमें फीडबैक नहीं मिलती। इसमें हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन के माध्यम से कनेक्ट कर पाते हैं मास मीडिया को। ठीक है, या जुड़ पाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से देना यहाँ पे कि क्वालिटीज क्या है। इसमें जो ऑडियंस होती है ना, वो हेट्रोजीनियस होती है। ऑडियंस हेट्रोजीनियस का मतलब एक होता है होमोजीनियस, सेम सेम। ठीक है, कि सारे के सारे बच्चे 5 वर्ष 5 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अगर 5 वर्ष के हैं सारे बच्चे, एक ही कैटेगरी में है, तो वो होमोजीनियस। लेकिन अगर एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का भी होगा, कोई बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, ऑडियंस हेट्रोजीनियस होती है हमेशा। बहुत मल्टीपल लोग होते हैं, है ना, कोई किसी एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, किसी कास्ट कुछ होती है, कोई लड़का, कोई लड़की, है ना, बहुत कैटेगरीज में ऐसे हम ऑडियंस को हमेशा हेट्रोजीनियस लेके चलते हैं, डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो संदेश का जीवन काल अधिक समय का होता है और इसकी गोपनीयता, मतलब इसमें क्या बोला है कि जो आपका मास मीडिया होता है, इसकी ये जो मैसेज होता है, इसका लाइफ टाइम काफी ज्यादा होती है। अब देखो, आप कोई भी एक पोस्ट डालते हो, ठीक है, या किसी भी तरीके की एक न्यूज आती है, वो न्यूज आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च कर लो, कितने साल पुरानी, जब से इंटरनेट आया, आपको मिलेगी, है ना। तो उसका लाइफ टाइम ज्यादा अधिक हो गया। लेकिन इसमें ना प्राइवेसी नहीं होती, प्राइवेसी बहुत कम होती है, क्योंकि ये लगभग हर कोई देख सकता है जाके, है ना। तो प्राइवेसी यहाँ पे नहीं होती। इसमें स्रोत संस्थाएं होती है, लोगों के समूह होते हैं। मतलब यहाँ पे मास मीडिया को चलाने वाली एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेडियो को चलाने वाला एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, कुछ लोग, कुछ ऐसी मीडिया होते हैं जो इन सबको कम्युनिकेट, इन सबको चलाते हैं, चलाने वाले होते हैं। इसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता, मिलता भी होता है प्रत्यक्ष मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता, कि डायरेक्ट हम जाके उसको नहीं दे सकते जिसने ये पोस्ट डाल ली है या जिसने पोस्ट की है। इनडायरेक्टली आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, यह एक व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देखो, मास मीडिया सबसे बड़ा रोल होता है, मास मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी थिंकिंग को, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने का, चेंज करने का।
तभी तो बोलते हैं कि मूवीज, थिएटर सबसे बड़ा आपका एक ऑप्शन है कि जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो। और इसीलिए ही तो आजकल मूवीज पे बैन लगा, बहुत ज्यादा मूवीज पे बैन लगता है ना। और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है। क्या रीजन क्या है? क्योंकि इससे मीडिया बहुत, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। आपने देखा होगा कि पहले एक शक्तिमान नाम का सीरियल आता था। शक्तिमान को देख के बहुत सारे बच्चों ने ना ऐसी घर की छत के ऊपर से कूदने की कोशिश की, और जिस रीजन से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे प्रभावित हो गए, वो मानसिक तौर पे उस चीज को लगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मास मीडिया क्या करती है, आपको बहुत हद तक प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मास मीडिया। देखो, एक ट्रेडिशनल मीडिया था आपका, जो पुराने समय से चलता आ रहा था। एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक है मॉडर्न डे मीडिया जो आज के टाइम पे चल रहा है। जो पुराने टाइम पे जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसमें क्या आती है आपकी कला, है ना, बहुत पुराने टाइप पे संगीत, डांस। ये आपका एक मीडिया था जिसके थ्रू आप अपनी बातों को रखते थे, कम्युनिकेट करते थे। डांस के थ्रू, डांस से लोग क्या कुछ नहीं बोल पाते, म्यूजिक से क्या कुछ नहीं बोल जाते, है ना। और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाता रहा। ठीक है। इस संचार का, इसका जो मोटिव था, इस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या था? कि आने वाली नई पीढ़ी को अपना पुराने ज्ञान से अवगत करवाना, जो पुरानी चीजें हैं, परंपरागत जो चली आई हुई है, उनके बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना कि हमारे पहले ऐसा था, हमारी संस्कृति के बारे में बनाए रखना अपनी संस्कृति को, या अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद क्या आया? प्रिंट मीडिया आया। 8वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में समाचार पत्र के रूप में प्रिंट मीडिया आया। ठीक है। जिसने, प्रिंट मीडिया ने काफी स्ट्रक्चर था ये। ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिक था। दुनिया में बहुत सारी घटनाओं का एक तरीके पे, मतलब आप जगह जगह की, किसी देश की, हर एक देश की घटनाओं का आप समाचार पत्र के अंदर उल्लेख होता था, आप देख सकते थे, पढ़ सकते थे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आते थे? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल, बुक्स वगैरह, जो एक दो पेज वगैरह रिलीज होते थे। ठीक है। ये सब चीजें आती थी आपकी। फिर उसके बाद आया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जैसे क्या आ जाएंगे आपके? टीवी, रेडियो फिल्म, इन सब चीजों का। ठीक है। जिनको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा चलाया जाता था। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाने का क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ये क्या चलते थे। फिर उसके बाद आज का जो मॉडर्न मीडिया है, उसमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, WWW, इन सब का क्या हुआ? डिस्कवरी हुई इनकी, ईमेल। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग। पहले तो ब्लॉगिंग था, लेकिन ब्लॉगिंग पे भी अब किसने रिस्पॉन्स करा? ज्यादातर ब्लॉग होते हैं। ठीक है। ब्लॉग बहुत ज्यादा होने लगे, तो जिससे पूरी दुनिया बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती है अब, है ना। तो ये आपके मॉडर्न मीडिया की बात करिए यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट प्रिंट मीडिया से भी ज्यादा स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे भी ज्यादा स्पीड किसकी है आज? जो मॉडर्न मीडिया है, इनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा। न्यूज पे कोई खबर आती नहीं, न्यूज पे खबर आने से पहले इंस्टा पे या फेसबुक पे वो न्यूज आ जाती है, वो खबर आ जाती है आप लोगों के सामने कि यहाँ पे ये हुआ है। समझ रहे हो? आजकल लोग न्यूज़पेपर की जगह न्यूज़ एप्लीकेशंस, जो न्यूज़पेपर के एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, न्यूज़ ग्रुप को फॉलो कर लेते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई ऐसे ऐसे ग्रुप पेजेस होते हैं, जिनको ग्रुप न्यूज़ पेजेस होते हैं या नॉलेज से रिलेटेड पेजेस होते हैं, जिनको आप फॉलो फॉलो करो और उसके ऊपर तुरंत आपको वो न्यूज़ मिल जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, आगे देखते हैं। तो इनके कार्य क्या क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। देखो, सबसे यही होता है ना, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज होता है, वो अनेक व्यक्तियों तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपकी पॉलिटिकली भी आप एक्टिव होते हो। ठीक है। आपकी जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। आप अलग अलग कल्चर से कम्युनिकेट कर पाते हो, समझ पाते हो, हर एक देश के कल्चर को रिलेट कर पाते हो, है ना। जैसे पहले कहाँ क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता था, लेकिन अब क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता है। समझ रहे हो? हम अलग अलग देशों की संस्कृति को जान पाते हैं। जनता और सरकार, सरकार जनता आपस में जुड़ पाते हैं। अब देखो, जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट रिलीज करती है, पॉलिसी बनाती है,
उन पॉलिसी को हम कैसे रिलेट कर पाते हैं, उनको हम सरकार या सरकार हमसे और हम सरकार से कैसे जुड़ पाते हैं, सिर्फ मास मीडिया की तरह, मास मीडिया की हेल्प से, है ना। अगर मास मीडिया ना होगा तो ऐसे थोड़ा ना कि मोदी जी घर घर जाके, हर एक घर में जाके हमें इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। इतनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बिलियंस में है, समझ रहे हो आप। सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये मास मीडिया ना हो तो हम सोशली एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये मास मीडिया नहीं है, अगर मास मीडिया नहीं होता तो क्या आप और मैं इतने अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में बैठ के एक साथ पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, है ना। और मनोरंजन का भी सबसे बड़ा साधन आज के टाइम पे मास मीडिया का मैक्सिमम यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या पैसा, ठीक है। तो आज अगर लोग टाइम पास भी अगर लोगों को करना है ना, अगर आप क्लास से फ्री हो जाते हो तो फ्री होने के लिए जो टाइम पास भी करते हो ना, वो भी मोबाइल पे करते हो। आपका एंटरटेनमेंट भी मोबाइल ही होता है फाइनल, आप जाके। अब एक बात बताओ, अगर एक लड़की सारा दिन घर पे रहती है लेकिन फिर भी वो एक्टिव रहती है, उसको दुनिया की खबर रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है वो, ठीक है। सोशल मीडिया उसको कनेक्ट करके रखता है अपने आसपास की दुनिया से, सब पता चलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सोशल मीडिया, ये एक मीडिया का नया रूप है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के थ्रू आप वर्चुअल नेटवर्क से, मतलब वर्चुअल नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों पे होगा, आप एक साथ अपने कई दोस्तों से जुड़े हुए हो, है ना। आप वर्चुअल वीडियो कॉल कर सकते हो मल्टीपल लोगों के साथ। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ दो लोगों के साथ, अब वीडियो कॉल में आप कितने सारे लोगों को ऐड कर सकते हो, है ना, एक साथ कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ से आप अपने विचारों को, सुझाव, सूचनाओं का क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, इंफॉर्मेशन को आप एक्सचेंज करते हो। तो अब सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जैसे फेसबुक, तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, फेसबुक क्या है। हाँ जी। फेसबुक वगैरह ये सब तो मॉडर्न मीडिया के अंदर आ रहा है। तो हम लोग लाइक सोशल मीडिया और मॉडर्न मीडिया के मतलब अंदर अंदर ही मानेंगे इसे। हाँ जी बिल्कुल, मॉडर्न मीडिया, सोशल मीडिया छोटा पार्ट हो जाता है, मॉडर्न मीडिया उसका बड़ा फॉर्म है ना। ये मॉडर्न मीडिया, टाइप्स ऑफ इसमें मीडियाज नहीं आएगा सोशल मीडिया भी। हाँ जी, मीडिया के टाइप में ही आएगा, लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये मॉडर्न मीडिया के अंदर आता है, ओके समझ मैम। रहे हो आप। हाँ जी, बस मॉडर्न मीडिया आपका बड़े लेवल पे है, उसका सब पार्ट क्या आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, क्योंकि मॉडर्न मीडिया में ऐसे भी मीडिया आते हैं जिन पे आप हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे गूगल पे आप बात कर लो, ये भी मीडिया का ही पार्ट है। लेकिन इस क्या ये सोशल मीडिया है, क्या हम इस पे मतलब रेगुलर, ये तो वेबसाइट्स है ना बनाई हुई, है ना। सोशल यस मीडिया और मैम। डिफरेंट, समझ रहे हो आप मेरी बात। यस मैम मैम। ये मैम ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आप कहने का मतलब है ये मॉडर्न मीडिया के सब पार्ट्स हुए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम, शुरू करूँ। यस मैम। फेसबुक क्या है, एक जो अमेरिका की तरफ से चलाई गई एक सोशल मीडिया है, जिसको 4 फरवरी 2004 को मार्क जकरबर्ग ने चलाया था, ठीक है। अब तो जैसे फेसबुक को अभी किसने खरीदा है फिलहाल, क्या आप जानते हो फेसबुक को किसने खरीदा है। हाँ जी, कोई जानता है फेसबुक को किसने परचेज कर लिया अब इसका ओनर कौन है। गूगल। नीचे लिखा आता है फिर जब आप गूगल है। व्हाट्सएप को सुना था कि फेसबुक ने खरीदा है, फेसबुक का नहीं पता। देख के बताना, मेरे को कंफर्म करना। हाँ जी, तो यहाँ पे कहाँ पे, कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है ये, ठीक है। अब इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, बस थोड़ी सी हल्की हल्की डिटेल आपको पढ़नी है इनकी। इंस्टाग्राम किसने किया था, केविन स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग ने किया था, और किसके साथ, माइक काइगर के साथ, ठीक है, 2010 में लॉन्च किया था। फेसबुक कंपनी, फेसबुक, हाँ, जो फेसबुक कंपनी इसकी ओनर है, इंस्टाग्राम के ओनर कौन है, फेसबुक वाले इसके ओनर है। ट्विटर की बात कर लेते हैं, ट्विटर 2006 में था, ठीक है। जैक डोजी, नो, ये क्या है, नोग्लास ब्रिस्टोन, इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। 2017 में पहले एक ट्वीट की सीमा, पहले क्या था कि आप कितने ट्वीट कर सकते हो, 140 थी, लेकिन ये बढ़ के अब कितनी हो चुकी है, 280, ठीक है। कर दी सिर्फ चीनी, जापानी, कोरियन भाषा को छोड़कर, इन लैंग्वेज को छोड़ के। यूट्यूब की बात करते हैं, 2005 में चोड़ हेल, क्या है ये, चोड़ हेल,
स्टीवन चेन और जावेद करीम द्वारा बनाया गया था। इसका भी कहाँ पे, ये भी अमेरिका के अंदर है, कैलिफोर्निया में। 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। 2006 में इसका ओनर कौन था? ये गूगल, यहाँ पे गूगल नहीं आएगा, ये ठीक कर लेना। गूगल आएगा। ये ठीक कर लेना। अब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। इसकी स्थापना जॉन कॉम और ब्रायन एक्टर ने 2009 में की थी, 2009 के अंदर। ठीक है, इसका स्वामित्व फेसबुक के पास, अब ये फेसबुक के पास चला गया। हाँ जी, फेसबुक ने ही खरीदा है शायद, मेरे को लगता है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे थे। हाँ जी। अब एक होता है ब्लॉग, समझना। बताओ ब्लॉग और व्लॉग में क्या डिफरेंस है? ब्लॉग और व्लॉग, कोई भी एक। हाँ जी, ब्लॉग माने वीडियो ब्लॉग, और ब्लॉग माने इसमें राइटिंग मैंने टाइप टाइप किया हुआ होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ब्लॉग के अंदर रिटर्न में आते हैं, ठीक है, इसमें कोई वीडियो नहीं होती। लेकिन ब्लॉग के अंदर वीडियो भी होती है साथ में, समझ रहे हो? पहले ब्लॉग चलते थे, पहले लोग क्या करते थे, अपने विचारों को ना लिख के पब्लिकली अपलोड करते थे। अब साथ में वो व्लॉग, अब व्लॉग करते हैं, अब उसमें आप अपने विचारों को भी रख सकते हो और वीडियो भी दिखा सकते हो। ठीक है, जो कि 17 दिसंबर में 1997 में जॉन बार्गर के द्वारा तय किया गया था। इसको ब्लॉग शब्द 1999 में पीटर मलहोलज महोलज ने दिया था। ठीक है, और सबसे पहले किस लैंग्वेज में इसको पहले इनको लिखने के लिए HTML आदि भाषा का उपयोग किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताओ, ICT आप कर चुके हो ना? हाइपरटेक्स्ट हाँ जी, बिल्कुल, पहले तो दो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, मैम पर फिर से एक बार बोलना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैम ये जो ब्लॉग है ना, BLOG, ब्लॉग में रिटर्न टेक्स्ट विद इमेजेस होते होंगे, और व्लॉग में वीडियो कंटेंट, ये बताया आपने। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, अब अंदर आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने जो जैसे आप टाइप करते हो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो, दोनों मास मीडिया ना पॉजिटिव, हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को यूज करते हो, कि आप पॉजिटिव फायदा उसका ले सकते हो या नेगेटिव वे में। ठीक है, तो ऐसी मास मीडिया है, लेकिन जिसमें आजकल लोग पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। हम बात करते हैं क्या क्या। इससे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसी की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इससे हमें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीजें पता चलती है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में सोशली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप मनोरंजन और अगर एजुकेशन में देखें और एंटरटेनमेंट के अंदर देखें, तो मास मीडिया बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। दुनिया को अब कितना ज्यादा इसने करीब ले आया, मतलब बहुत एक छोटे तरीके से हम बड़ी जल्दी ही कहाँ कहाँ की खबरें हमें मिल जाती है। अब डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, है ना? अब अगर मेरा भाई न्यूयॉर्क में है, मैं यहाँ पे हूँ, तो हम 2 मिनट में वीडियो कॉल कर लेते हैं और बिल्कुल पूरा न्यूयॉर्क में देख सकती हूँ, है ना? तो डिस्टेंस अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक ही तो है हम सब, कहाँ इतनी दूर है। और यहाँ से क्या हुआ कि आपका, देखो ये जो पॉइंट है ना, व्यापार को बढ़ाती है। किसी किसी व्यापार को इसने बढ़ाया भी और कहीं कहीं पे व्यापार को इसने घटा भी दिया है। अब आजकल क्या हो रहा है, लोग सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में जो हमारे दुकानदार हैं उनका तो काम खत्म होगा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में भी तो दुकानदारी जुड़े हुए हैं, उस तरफ उनका काम बढ़ा हुआ है। कहीं कहीं किसी किसी कस्टमर का काम, किसी किसी शॉप वाले का काम हमने बढ़ा दिया, तो कहीं पे कम हो गया। तो दोनों तरीके के प्रभाव यहाँ पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव में हमने क्या लिया है कि ये क्या करता है, आपके जो बिजनेस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेगेटिव पॉइंट क्या आता है कि देश की पारंपरिक संस्कृति को मास मीडिया प्रभावित करता है। देखो अब क्या हुआ,
अब मीडिया के थ्रू, मैं ये रिकॉर्डिंग में बात नहीं बोलनी, लेकिन आप समझ जाना कि आप यहाँ पे बोल, पहले हमारी संस्कृति क्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वेस्टर्न होती जा रही है सब चीजें, है ना। और वो वेस्टर्न होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मास मीडिया। क्योंकि अब हमारे सामने वही चीजें दिखाई, हमको इन्फ्लुएंस इस तरीके से किया जा रहा है, हमें प्रभावित इस तरीके से किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके चीजें बदल रही है, बहुत चेंज आ रहा है। आप अपने आसपास देखना, आने वाले कुछ सालों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और धीरे धीरे करके चेंज आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कितने तरीके से बढ़ रहा है। 2 साल पहले कुछ और था, 2 साल बाद आज कुछ और है ना। 2 साल पहले हम खुद शायद मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, और आज हम सोशल मीडिया में देख लें तो हम कितने एक्टिव हैं। आज मास मीडिया का सबसे पहला पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट रह चुका है, लेकिन जिसमें मास मीडिया का सबसे पहला पर्पस होना चाहिए आपका सोशल एनवायरनमेंट को एनहेंस करना, ठीक है, एजुकेशन, इन सब पे फोकस ज्यादा था। लेकिन अब क्या है? सिर्फ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आप सब इतने समझदार हो, आप सबको पता ही होगा क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। और देखो, अब देखो कहीं पे भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं ना किसी भी उस शहर के अंदर, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है वहां का। क्यों? क्योंकि इंटरनेट या मास मीडिया का ऐसा पोर्शन है कि जो हल्की सी कोई भी घटना होती है यार, वो लाखों लोगों तक इंफॉर्मेशन कुछ चंद सेकंडों में चली जाती है, और वहां से हमें डिटेल भी, मतलब मास मीडिया गलत इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं, बहुत मैनिपुलेशन की जाती है आपकी मैसेज के अंदर, और जिस वजह से हम क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं घट सकती है, ठीक है। इसके कारण इच्छा में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्ति बिना आवश्यकताओं की वस्तु का भी क्रय कर लेता है। ये तो बिल्कुल ही आजकल सब हर कोई फील ही करता होगा कि ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट, आपको इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है मीडिया के थ्रू कि आपको ये लगता है कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में आ गई तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, और शायद अगर वो चीज ना भी हो तो भी आपकी लाइफ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोविड ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। 1 मिनट देना मुझे। ने हमें सबसे बड़ा सबक तो यही दिया है ना कि भाई पहले हम सिर्फ बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में भी हम सरवाइव कर सकते हैं, है ना। कोविड के टाइम पे भी तो हमने सरवाइव किया है, समझ रहे हो। तो बहुत कम पैसे में भी हमारा सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन ये कुछ मीडिया ही ऐसा होता है कि जो हमें इतना ज्यादा क्या बोलो, इतना ज्यादा एक्साइट कर देता है, या हमारी नीड को बढ़ा देता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज आ जाए तो हमारा बिल्कुल काम आसान हो जाएगा और हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। मीडिया का तो काम ही ये है कि पैसा कमाना है, और लोगों को एंटरटेनमेंट से मतलब, एंटरटेनमेंट होगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो, है ना, सब चीजें चलेंगी। तो ये हमारा कुछ मास मीडिया के नेगेटिव पॉइंट्स थे। उसके बाद कुछ हम इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं कि मास मीडिया की इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम। ये 23 नवंबर 1997 में आया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि सिर्फ जागरूकता लेके आना, एंटरटेनमेंट लेके आना और एजुकेशन लेके आना। इसके 2 मुख्य घटक क्या थे? आकाशवाणी और दूरदर्शन। आकाशवाणी दूरदर्शन के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स ये होता था पहले दूरदर्शन। मेरे को दूरदर्शन के बारे में ज्यादा याद है। दूरदर्शन चलता था हमारे बिल्कुल बचपन में, बिल्कुल मैं जो छोटे से थी, और इन दोनों का संतुलित विकास करना इसका एक ये लक्ष्य भी था कि भी दोनों चीजें कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। आकाशवाणी की बात करें तो ये कब आता था? रेडियो पे शुरू हुआ था 1920 में, और 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था इसका फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। 1927 में बॉम्बे एंड कलकत्ता में सबसे पहले ये और सेवाएं आगे बढ़ाई गई। पहले बॉम्बे में था, फिर कलकत्ता के अंदर कर दिया गया। 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता रहा, ठीक है। और 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। दूरदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आया था? 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में शुरू हुआ था, ठीक है। 1965 दिल्ली में, 1972 मुंबई में, 1975 कोलकाता में, चेन्नई में ये सेवा टेलीविजन शुरू हुई, ठीक है। टेलीविजन के अंदर आप देख पाए। दूरदर्शन का वर्तमान स्वरूप 15 सितंबर 1976 में स्थापित किया गया। ये कुछ पॉइंट है, सिर्फ आपको याद रखना है, इनमें कुछ समझने वाला नहीं है।
ठीक है। फिर ये 26 मई को और 2015 को डीडीडी किसान, ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्च किया गया डीडीडी किसान। हाँ हाँ, समझ आई आपको बात? हाँ जी, यस या नो? मैम इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मतलब कब ये इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर हुआ, कौन सी, ये क्या? सब भी आता होगा ना? हाँ, सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, या इनके एक दो फंक्शन से रिलेटेड। अब जैसे आगे आप क्या आएंगे ना कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इनका कुछ एक काम आएंगे कि ये किसने किस चीज से रिलेट करते हैं ये, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं प्रेस, किस चीज से रिलेट करते हैं, मतलब? आप क्या बोल रहे हो? दूध पी रहे हैं, दूध क्यों पिला रखी है? दूध पी, हाँ जी। खत्म करो, वह होल्ड करो, नहीं तो हाँ जी, मोबाइल दे माइक दे ऑफ। मुझे, गरम है हाँ अभी। जी, बस होल्ड बच्चे कर, को होल्ड मत करके पूरा खत्म कर। वो बोरमिटा हिला, नीचे जाके बैठता है वो बोरमिटा, हिला। हाँ जी, कौन बोल रहा है ये? सॉरी मैम, माइक ऑन हो रहा था, मेरे को सुना ही आ रहा है बोल के मैं माइक ऑन करे, इधर बच्चे है यूट्यूब कोई देख बात। रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो साउंड कम करो बोल रही थी मैं, सॉरी मैम। हाँ, हाँ जी, कोई बात। हाँ जी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारतीय सरकार की प्रधान स्थापना संस्था है ये, जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रम आदि की सूचना प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का काम क्या है कि जो भी सरकार ने नीतियां बनाई है, जो भी उसकी उपलब्धियां हैं या जो भी उसके कार्यक्रम है, उसकी सूचना प्रिंट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देती है। मतलब ये प्रिंट वालों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है ताकि हम तक मास मीडिया के थ्रू हमारे पास आ पाए, ठीक है। हिंदुस्तान समाचार, तो हम बात करते हैं, यह भारत की सबसे पहली बहुभाषीय संचार संस्थान थी। बहुभाषीय मतलब इसने एक से ज्यादा भाषाओं पे काम किया, ठीक है, याद रखना ये, जिसके अंदर 200 प्लस समाचार पत्र और चैनल ने रखे। इसके अंदर 200 से प्लस अब हर एक लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता, है ना। 1948 एस एस, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है बताना, कोई किसी को समझ आ रहा हो तो। आपके द्वारा की गई। ओके, देख लेना ये क्या है, वरना मैं देख के बता दूंगी। मैम इतना हिंदी में कैसे मतलब है? नेम है मैम ये, क्या बोल रहे हो आप? मैम बहुत ज्यादा हिंदी में लिखा है सरनेम ना। होगा, एनएस आपटे, आई थिंक ये सरनेम होगा, इनका नाम है ये। नाम है मैं मैम, है ना, एनएस आपटे। हाँ जी, 1948 एस आपटे, एस एस सॉरी, बिल्कुल, एसएस आपटे, हाँ जी। आप हाँ ट्रे, जी, ठीक है। आप ट्रे नाम है मैम, आप ट्रे उसका नाम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अब माइक ऑफ करें अपना। ये ज्यादा हिंदी में इसमें कुछ नहीं है, हिंदी में क्या करना है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम क्या होता है, ठीक है। ये तो बेसिक वाली हिंदी है या बेसिक वाली इंग्लिश होती है। हम ना तो बहुत ज्यादा टिपिकल इंग्लिश लेके आते हैं, ना ही बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसी हिंदी की जो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि 1975 में इसको कहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, इनके साथ इनका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ कि इसने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया एंड समाचार भारती के साथ इन्होंने अपना क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। यह भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है, मतलब एक न्यूज, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना है, जिसको कब आया था ये 27 अगस्त 1947 में हुई थी। इसने 1 फैब 1949 में अपना काम शुरू किया था करना, ठीक है। स्थापना हुई थी और मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और काम इसने अपना 1949 में शुरू किया था। सबसे पहले ये हिंदी भाषा में समाचार देता था, ठीक है। यह सभी ग्राहकों को निष्पक्ष फ्री सेवा देता था, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्यूज प्रोवाइड करवाते थे। पीटीआई की सेवा बीबीसी आदि टीवी और रेडियो चैनल लेते थे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब समझने का क्या है, इसमें सिर्फ पढ़ने का ही तो है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ, इसमें मैम सॉरी, इस पे ये जो नेम है, नाम है, ईयर है, डेट है, ये सब मतलब लर्न करनी, मतलब या आएंगे एग्जाम्स में इससे, कौन से सन में कौन से। मैं बताती हूँ आपको ना, याद करने वाला बहुत ज्यादा काम है ना।
बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है, पेपर 2 की भी याद करनी है और पेपर 1 में भी बहुत सारी चीजें याद करनी है। इन सब को ना याद मत करो, कहीं कहीं बार पढ़ लेना, ठीक है। छोटे से एक हाफ पेज पे कुछ इनकी डिटेल लिख लो हल्की हल्की, कि ये इस टाइम पे ऑर्गेनाइज हुई थी और इसका फंक्शन ये था। सिर्फ ऑर्गेनाइज कब हुई थी और फंक्शन क्या था ये लिख लो बस, और उसको ना बीच बीच में पढ़ते रहना कभी कभी, तो आपको अपने आप ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो याद नहीं करनी, पढ़ते रहो बस, एक पेज पे लिख लेना है 4-5 चीजें, और बस इसको जब भी टाइम लगा बीच में फ्री हुए एक बार इनको माइंड से निकाल दिया। और पेपर से एक दिन पहले तो बिल्कुल ही आपको ये पढ़ लेने, क्योंकि जो याद करने ऐसी नंबरों वाली जो चीजें होती है ना, जिसमें नंबरिंग याद करनी होती है, वो एग्जाम से 2 दिन पहले कर लो तो बेटर रहता है। तो एग्जाम के टाइम पे हमें, क्योंकि भूल जाओगे आप, अभी याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो अभी याद ही क्यों करनी है आप लोगों को, अभी तो सिर्फ समझ लो कि क्या है, ठीक है। याद एग्जाम के टाइम पे कर लेना, समझ आई बात? हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि इसमें समझने का तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ इन्होंने डेट ही तो है कि भाई इसकी स्थापना 1959 में, इसमें बताओ क्या समझाऊं, है ना। ये एशिया की सबसे न्यूज एजेंसी है, ठीक है। इसका जो कम्युनिकेशन है कई देशों में होता है, ठीक है। इसका कार्य अन्य देशों की स्टोरी भारतीय पाठकों तक लेके आना है, भाई जो अलग अलग कंट्रीज में जो जो घटनाएं घट रही है उनको हमारे तक लेके आना है। इसने जो बहुत सारे बाहर की जो समाचार एजेंसी है उनके साथ क्या किया है, अपना कोलैब किया है, ठीक है। सिर्फ ये था। हाँ जी, और है क्या आगे? हाँ जी, सिर्फ टाइम क्या हुआ पहले मेरे को ये बताना। मैम 6:43। ठीक है, सिर्फ ये पेज और कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के अंदर क्या है, ये 1966 में प्रेस आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या था, आपको इसमें प्रेस को पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान था, ठीक है। मतलब वो अपने तरीके से काम कर सकती है। पहले क्या होता था कि प्रेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या था, प्रेशर था गवर्नमेंट का इन चीजों का, कि आपको ये अपलोड करना है। लेकिन अब प्रेस के अपने खुद के लॉ है ना, कि अब उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकता कि आपको ये अपलोड करनी है। वैसे तो बोलते हैं कि हम मीडिया बिकी हुई है, पैसे के लिए कर लेती है, लेकिन फिर भी उनके अपने एक पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यही काम करते हैं कि कोई भी जो आपकी जो मास मीडिया से रिलेटेड जो भी कंपनीज है या जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। उनको देखते हैं कि ये अपने काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए इसको बोले कि वॉच डॉग भी बोलती, ये देखने का काम करता है सबको, रूल बनाने का काम भी यही करते हैं। शायद आगे देखते हैं रूल बनाने का काम यही करते हैं क्या नहीं करता। हाँ जी, प्रेस और प्रिंट मीडिया, यह भारत के समाचार पत्रों का पंजी के कार्यालय है। अच्छा अच्छा, जो रजिस्टर करने का काम करता है। अगर मान लो कोई नया न्यूज़पेपर ब्रांड, कोई मान लो जैसे हमारे क्या होता है, कोई अगर यूनिवर्सिटी नई ओपन होती है तो उसका भी तो एक हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट से। ऐसे ही अगर कोई न्यूज चैनल, ठीक है, या न्यूज़पेपर के लिए ये स्पेशल न्यूज़पेपर अगर रजिस्टर करता है तो उसको RNI के थ्रू अपने आप को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद ही वो ऑफिशियल न्यूज़पेपर बन पाते हैं, न्यूज प्रोवाइड करवा पाता है, ठीक है। यही बात बोली हुई है, इसमें पढ़ लेना। NAM न्यूज नेटवर्क में क्या है, नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। उद्देश्य व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड काम करता है ये अपना, ठीक है। तब बात करते हैं येलो जर्नलिज्म क्या होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा, येलो जर्नलिज्म वो होता है जिसमें न्यूज के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है, फेक हेडलाइंस। कई बार न्यूज में देखते हो ना कि सिर्फ ऑडियंस का ध्यान पाने के लिए, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें लिखेंगे, आज फलाना ने फलाना के साथ क्या किया, है ना। मतलब बहुत ऐसे भयानक लाइनें कि एक बार बंदा नजर पड़ ही जाता है कि है ऐसा क्या है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं, लेकिन निकलता कुछ हो रही है ना, कि कुछ गलत न्यूज, ऐसा कुछ ऐसे एकदम से आंख खोलने वाली, जोर से बोलने वाली न्यूज होती है, ताकि आपकी क्या हो, वहां पे आप उस न्यूज चैनल को देखो, उनका टाइम बढ़े, ठीक है, और जिससे उनकी क्या हो, टीआरपी वगैरह ज्यादा अच्छी है। समझ आ गई बात? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स,
CBF, हाँ जी, एक मिनट। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका सबसे पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। यह फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रदान करता है। इसका काम क्या है? सर्टिफिकेट देना, है ना। आप देखते हो, जब कभी आप मूवी देखते हो तो मूवी पे लिखा आता है A+, A-, ये किसके लिए मूवी है? UA, है ना। U अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी, ये A अडल्ट मूवी है, UA अडल्ट अनरिस्ट्रिक्टेड अडल्ट है, एस ये स्पेशल ऑडियंस के लिए है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप स्टार्टिंग में देखते हो। बिल्कुल जो स्टार्टिंग फिल्म शुरू होने से पहले उसके ऊपर एक पूरा वो एक फिल्म का वो ऐसे एक तक बना हुआ आता है जिसपे लिखा हुआ आता है कि UA, ज्यादातर UA लिखा आता है, U या UA। भाई इसमें किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी देख सकता है। और UA का मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर किसके लिए? अडल्ट्स के लिए। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया, CFS। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बच्चों की साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल नीड को पूरा हो। ठीक है, एजुकेशनल और उनके जो मेंटली जो हेल्थ है इन सब की जो ध्यान में जो रखता है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुई थी। जैसे बच्चों की जो फिल्में आती है ना, वो कौन करता है? यही बोर्ड आपका कंडक्ट करवाता है। ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनकी जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 1960 में पुणे में हुई थी। यह संस्थान उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग देता है जिसकी कला फिल्म में रुचि हो। आप अगर कहीं पे मान लो, अगर आपको एक आर्ट के अंदर जाना है ना, अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो आप अगर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखते हो या फिल्म या टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखते हो तो ये आपको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपको आगे अपने इंटरव्यू देने में, जब आप अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाओगे या अलग अलग जगह जाओगे इसके एक्टिंग के लिए इंटरव्यू देने में, वहां पे आप दिखाओगे कि आपने यहाँ से डिप्लोमा या एक्टिंग के लिए कोर्स किया है, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसको क्या किया था? 17 अगस्त 1965 में इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। यह मास मीडिया के क्षेत्र में कई कोर्स करवाती है। ठीक है। और जिसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, इंडिया गवर्नमेंट करती है। हाँ जी, ये पढ़ लेना। ठीक है। तो इस तरीके से क्या था आपका? मास मीडिया था। सिर्फ मास मीडिया में चीजें याद करने वाली है, समझने वाला कुछ ज्यादा नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और आपका रहता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखते हैं, कई बार वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, शायद मेरे को लगता है कि इसमें है नहीं वो। देखो, एक होता है आपका प्राइम टाइम। ये समझो पहले, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। जिसमें मैक्सिमम ऑडियंस उसको वॉच करे। हाँ जी, जैसे अब सीरियल होते हैं ना, कई बार प्राइम टाइम पे बोलते हैं कि कोई जो फेमस सीरियल है उसका एक अपना टाइम हो जहाँ पे लोग मैक्सिमम फ्री हो पाते हैं रात को, जैसे 9 से 10 का या 10 से 11 का। ये ऐसे कुछ ऐसे प्राइम टाइम होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस उस चीज को देख पाए। ठीक है। तो प्राइम टाइम ये होता है। उसके बाद येलो जर्नलिज्म आपको समझ आ गया, मतलब जो रियल न्यूज नहीं दिखाते, सिर्फ फेक न्यूज पे ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के उनकी हेडलाइंस को लिखते हैं। शॉकिंग शॉकिंग तरीके से हेडलाइंस को लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका अल्टरनेट मीडिया, आप लोगों को पता ही है। देखो, एक होता है आपका प्राइम टाइम, एक प्राइम टाइम के बाद आता है एक अल्टरनेट मीडिया, जिसके अंदर ऑडियंस कम होती है। जो मेन स्ट्रीम होती है ना, जैसे मान लो प्राइम टाइम पे तो ऑडियंस ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा 6 बजे भी तो टीवी पे कुछ ना कुछ आता है, 6 बजे भी, 5 बजे भी, 4 बजे भी। वो एक तरीके से अल्टरनेट का काम करते हैं। ठीक है। ताकि वो जो ऑडियंस कम है उनको भी टारगेट कर पाए। एक एक हाँ, ये नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका मैम ये एक बार ऑल्टरनेट वाला बता दीजिए एक बार। बताती हूँ, एक बार पहले कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ जी, ये पॉइंट लिख लेना।
क्या बोलते हैं, जैसे एक बात बताओ, अब एक तो न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर है, ठीक है, जिनको स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए अपना कोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक आपने देखा होगा जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, है ना, यूट्यूबर्स होते हैं। कई यूट्यूबर्स ऐसे भी तो होते हैं जिनका काम सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड होता है, वो न्यूज़ को कंडक्ट करते हैं, है ना, अपने आसपास जाएंगे और न्यूज़ किसी से कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन पता करी और उनको अपलोड कर दिया। उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी मीडिया, ठीक है, जो मतलब अपने सेल फोन से या इंटरनेट के बेस पे जर्नलिज्म का काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ सेल फोन या इंटरनेट के बेस पे जर्नलिज्म का काम करते हैं। समझ आ गई बात? मैम ये पॉइंट के अंदर दिख नहीं रहा है, नहीं क्या पीपीटी वाले में? पीटी वाले में नहीं, ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, आप ये पॉइंट लिख लेना। पार्टिसिपेटरी मीडिया के अंदर क्या आता है, जो सिर्फ मोबाइल या सेल फोन का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं और इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जर्नलिज्म का काम करते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह, यूट्यूबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो मोबाइल या इंटरनेट से ही ब्लॉग अपलोड कर देते हैं या बताते हैं कि कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि वो जो अपनी सिटी की, अपने स्टेट की कुछ भी घटना घट रही है, कोई भी न्यूज आती है तो उनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं कि आज यहाँ पे ये हुआ, उन्होंने ये किया, ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी, यस या नो? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। उसके उसके बाद दो चीजें और समझो, एक होता है गेट कीपर। गेट कीपर ये बहुत जरूरी है, अभी गेट कीपर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखना। गेट कीपर पॉइंट लिख लो नोटबुक में। गेट कीपर क्या होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, आप, मैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जो अलग अलग मीडिया में काम करता है। एक ही पर्सन अलग अलग मीडिया में काम करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन को बाहर जाना है, मतलब जो ये डिसाइड करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को हमें अपलोड करना है और इस इंफॉर्मेशन को हमें अपलोड नहीं करना, जो ये डिसाइड करते हैं कि आज न्यूज़पेपर में क्या न्यूज छपेगी। सारी की सारी न्यूज तो नहीं छपती, जो बहुत जरूरी होती है, देश भर में पता नहीं क्या क्या कितनी घटनाएं घट रही है, लेकिन न्यूज़पेपर में भी तो कुछ लिमिटेड घटनाएं होती है ना, और वो जो ये डिसाइड करता है वो होता है गेटकीपर, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, क्या ब्रॉडकास्ट होगा, क्या प्रोड्यूस होगा। समझ आई बात? गेटकीपर एक पर्सन होता है जो अलग अलग मास मीडिया में काम करता है और जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये डिसाइड करेगा कि क्या प्रिंट होगा, क्या ब्रॉडकास्ट होगा और या क्या प्रोड्यूस होगा। समझ आई बात? हाँ जी, यस या नो? यस मैम। हाँ जी, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। हाँ जी, मैम इसके पहले वाला जो बताया था एक बार रिपीट करेंगे, उसका नाम क्या बोलता था आपने? गेटकीपर, नहीं, गेट कीपर से पहले वाला। पार्टिसिपेटरी मीडिया, ठीक है, ओके। पार्टिसिपेट करने मतलब पार्टिसिपेटरी मीडिया, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन कितना ज्यादा फैल सकता है, ठीक है। देखो, अगर आपके कम्युनिकेशन में एंट्रोपी ज्यादा होगी, ज्यादा फैलने वाला होगा, तो उसमें एरर भी ज्यादा आएंगी, ठीक है। अब कई बार कई चीजें बहुत जल्दी जल्दी फैल जाती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, कुछ एरर भी निकल जाती है। एंट्रोपी का मतलब सिर्फ इतना होता है, मैं लिख देती हूँ। एंट्रोपी लिख लिया आपने पॉइंट, यस या नो? यस मैम। यस मैम। किसी भी चीज का सही तरीके से ऑर्डर से डिसऑर्डर होना, ऑर्डर से क्या होना, डिसऑर्डर होना। किसी हर एक कम्युनिकेशन के अंदर द टेंडेंसी, लिख लो, ये लाइन लिख लेना, द टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये पूरे वर्ड लिख लेना, कम्युनिकेशन सिस्टम, द टेंडेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम, लिख लिया? हाँ जी, यस या नो? ये टाइप कर देना मैसेज में। द टेंडेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर,
ऑर्डर से कहाँ की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ। ठीक है, ऑर्डर से डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज आपका, कई बार क्या होता है कि वो ऑर्डर अरेंज है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन कहीं, जब वो मास मीडिया में जाता है या कहीं पे कुछ ऐसी नॉइस आ जाती है कि जिससे वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो एंट्रोपी कहलाता है। अगर एंट्रोपी ज्यादा होगी तो आपकी एरर ज्यादा होगी, ये याद रख लेना। अगर एंट्रोपी ज्यादा तो एरर ज्यादा, और अगर एंट्रोपी कम है तो एरर भी क्या होगी, कम होगी। समझ आई? आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। गेट कीपर का आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर वार्न कर रही हूँ आप लोगों को। गेट कीपर, एंट्रोपी, ठीक है, येलो जर्नलिज्म, ठीक है, प्राइम टाइम, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं यहाँ के, जहां से क्वेश्चन आपके, क्या पता इन जो मैंने अभी करवाया ना मास मीडिया में, वहां से क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। गेट कीपर, एंट्रोपी, येलो जर्नलिज्म, प्राइम टाइम, और एक आपका क्या था, पार्टिसिपेटरी मीडिया। ठीक है, इन सबको कर लेना। से पूछे मैम जाते हैं। स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर कैसे है, मतलब ये अभी जैसे हाँ जी, नॉर्मल सिचुएशन में कैसे बताएंगे? नॉर्मल सिचुएशन में कैसे होगा, देखो कई बार क्या होता है कि आपने कोई मैसेज किया, ठीक है, आपने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है आपका मैसेज, लेकिन कई बार जैसे आप कुछ एरर आ जाती है आपके सिस्टम में, आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हो, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, टाइप किया लेकिन कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हुई, वो टाइप किया हुआ ना बिल्कुल आगे पीछे हो जाता है, सब टेढ़ा मेढ़ा, कहीं के अक्षर कहीं चले गई। ठीक है, तो वो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ होगा। और ये जो टेंडेंसी होती है ना कम्युनिकेशन की, किसी भी एरर की वजह से आ सकते हैं, कोई भी बैरियर हो सकता है, कोई भी नॉइस हो सकती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वो टेंडेंसी मतलब वो पावर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चला जाए, एंट्रोपी होता है। अगर आपका मैसेज या आपने कुछ ऐसी लाइनें बोली है जिस लाइनों का मतलब डबल निकल सकता है ना, आपने कुछ अगर ऐसी बात बोली है कि जिससे आप उस बात का 2 या 3 मतलब निकाल सकते हो, तो आपके मैसेज में एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि वो डिसऑर्डर हो सकता है, लोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल दी जिसका सिर्फ एक ही अर्थ है, तो उसमें एंट्रोपी क्या है, कम है। समझ आई बात, यस या नो? यस 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 यस। हाँ जी, तो ये आपका मास मीडिया था, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसको आप अच्छे से कर लेना। कुछ एक पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, उनको नोट कर लेना प्लीज। ठीक है, कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसी अकॉर्डिंग ऐड होना, मैं पहले बता रही हूँ। मैं एक बार स्क्रीन ऑन करती हूँ मेरी।